सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से है, जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस के कई अधिकारी सीबीआई के रडार पर हैं। सूत्रों की माने तो शाहजहां शेख को ईडी के अधिकारियों के आने की जानकारी पहले ही मिल गई थी, जिसे लेकर सीबीआई लगातार आरोपी शाहजहां शेख से पूछताछ कर रही है। खबर यह भी है कि सीबीआई बंगाल पुलिस के कई ऑफिसर्स से जवाब तलब कर सकती है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, यानी सीबीआई से अब जो कई पुलिस अधिकारी हैं, कई अधिकारी हैं बंगाल पुलिस के, वो रडार पर हैं, उनसे पूछताछ की जा सकती है, उनसे जवाब तलब किया जा सकता है। 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और आरोपी शाहजहां शेख से लगातार पूछताछ की जा रही है। पता यह भी चला है कि शाहजहां शेख सीबीआई के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा है और सीबीआई को उलझाने में लगा हुआ है। शाहजहां शेख को सीबीआई हिंसा वाली जगह भी लेकर जाएगी। खबर यह भी है कि सीबीआई शाहजहां शेख को 3 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार भी कर सकती है, जिसके चलते शाहजहां शेख लंबे वक्त तक सीबीआई के शिकंजे में रह सकता है। और जानकारी के मुताबिक शाहजहां शेख की कुंडली खंगालने के लिए आधा दर्जन तेज तरार सीबीआई अधिकारियों की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है। 3 अलग अलग मामलों में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। वो गोलमोल जवाब दे रहा है, सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा, जो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। सीबीआई लगातार शाहजहां शेख से पूछताछ कर रही है और अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है शाहजहां शेख की। और ओपी तिवारी हमारे साथ इस वक्त सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या जानकारी? कई सारे पुलिस ऑफिसर्स अब सीबीआई के रडार पर हैं, उनसे अब पूछताछ कर सकती है सीबीआई। बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद अब सीबीआई इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और उसने शाहजहां शेख के मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। और इन मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि जो कोलकाता पुलिस के सब इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराई गई, पिनाकी सरकार द्वारा दर्ज की गई एफआईआर थी, उसको भी सीबीआई ने अपने जांच के दायरे में ले लिया है। सीबीआई इस पूरे मामले के तार से तार जोड़ना चाहती है और सबसे पहले जानना चाहती है कि क्या शाहजहां शेख के पास ईडी के अधिकारियों के पहुंचने की खबर हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से फोन पर लगा हुआ था और उसकी जो लोकेशन है वो घर के अंदर आ रही थी, तो क्या अपने लोगों को उसने पहले से तैयार कर रखा था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ईडी के अधिकारियों का लूटा गया सामान है, जिसमें उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, ईडी के अधिकारियों की मोहर हैं, उनके प्रिंटर हैं और उनके तमाम दस्तावेज हैं, वो आखिर गए कहां और क्या इस पूरे मामले में किसी सरकारी अधिकारी की भूमिका है, इन तमाम बातों को लेकर शाहजहां से लगातार पूछताछ जारी है। पंकज, बिल्कुल, तो गंभीर आरोप यह है कि बाकायदा ये जो इंफॉर्मेशन है वो शाहजहां शेख तक पहले ही पहुंच जाती थी, तो पुलिस के कई अधिकारी सीबीआई के रडार पर हैं। राजभर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटते हैं। ओपी तिवारी, मॉर्निंग प्राइम में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके से जुड़ी बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो धमाके के पीछे एक पूरा संगठित गिरोह काम कर रहा है और धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदा गया था। इसके लिए जांच एजेंसियां कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स खंगालने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, यानी धमाका जो किया गया कैफे में बेंगलुरु के, उसका जो सामान है, विस्फोटक सामग्री जो है, वो ऑनलाइन मंगवाई गई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और अब जो जांच एजेंसी है वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स खंगालने में जुटी हुई है। तो किस तरह से ये विस्फोट हुआ बेंगलुरु के कैफे में और जो विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल की गई उसका ऑर्डर ऑनलाइन किया गया था, यानी ऑनलाइन साइट्स को अब खंगालने में जुटी है जांच एजेंसियां। और बेंगलुरु के रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में बम धमाका करने वाले संदिग्ध का एक नया वीडियो स्पीच सामने आया है। यह नया वीडियो रेस्टोरेंट के अंदर या फिर उसके बाहर का नहीं, बल्कि एक बस के अंदर का बताया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो भी 1 मार्च यानी उसी दिन का है जिस दिन इस रेस्टोरेंट के अंदर धमाका किया गया था। तो इस संदिग्ध का नया वीडियो एक सामने आया। आप देखिए किस तरह से बस के अंदर का ये वीडियो है, इसमें भी उसने मास्क लगा रखा है, टोपी पहने रखी है और ये आप देखिए, ये तस्वीर जो है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर की नहीं है, ये बस के अंदर की है और ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भी 1 मार्च का है, यानी उसी दिन का है जिस दिन बेंगलुरु के उस रेस्टोरेंट में जबरदस्त धमाका किया गया था। तो मास्क पहने हुए आरोपी, टोपी पहने हुए है और फिर एक बिना मास्क के भी आरोपी नजर आ रहा है। तो बेंगलुरु ब्लास्ट में यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, क्या जानकारी इस पूरी खबर के बारे में? पंकज, मैं आपको बता दूं, इस मामले के तार से तार जोड़ने की जो है जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है और एनआईए इस मामले में
एक एक कदम को फूंक कर रख रही है। चूंकि इस तरह के विस्फोट पहले भी कर्नाटक में हो चुके हैं, लिहाजा जब उनकी कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि ये विस्फोट उनसे एकदम सिमिलर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछला विस्फोट था उसमें सोशल साइट्स के माध्यम से जो है वो विस्फोटक खरीदा गया था। और आपको जान के हैरानी होगी, 134 किलो विस्फोटक जो है कर्नाटक में उसका पिछला विस्फोट हुआ था, उसमें 134 किलो विस्फोटक आतंकवादियों ने खरीदा था साइट्स के जरिए। लिहाजा कई साइट्स जो है वो जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि पिछले 1 महीने के दौरान किन लोगों ने उससे 5 किलो, 2 किलो और 4 किलो के रूप में अमोनियम नाइट्रेट या सल्फर नाइट्रेट जैसी चीज़ें खरीदी हैं। लिहाजा उन लोगों से पूछताछ के साथ ही उन एड्रेसों को भी वेरीफाई किया जा रहा है जहां पर ये अमोनियम नाइट्रेट या सल्फर नाइट्रेट वहां पर भेजा गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अधिकारियों का मानना है कि ये ट्रायल हो सकता है आतंकवादियों का, ये विस्फोट, और इस विस्फोट के बाद हो सकता है कई और बड़े विस्फोट हों। लिहाजा उन्हें रोकने के लिए जेल में बंद कई आतंकवादियों से पूछताछ की जा रही है और इस मामले के तार पाकिस्तान तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी ओपी तिवारी दे रहे हैं कि जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया ब्लास्ट के लिए बेंगलुरु कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था, वो सामग्री ऑनलाइन मंगवाई गई थी। इस बीच बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध की बिना मास्क वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में संदिग्ध का चेहरा बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में बम प्लांट करने के बाद वो संदिग्ध बस से ही वहां से फरार हुआ था। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, यहां बिना मास्क वाली ये तस्वीर है और आप देखिए कि किस तरह से बस में ये बैठा हुआ है। और अब इसका ये वीडियो सामने आया है। रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ उसमें बम प्लांट करने के बाद वो संदिग्ध बस से ही वहां से फरार हुआ था, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उसने इस्तेमाल किया, किसी कार में वो नहीं गया। उसने बाकायदा एक बस में वो दिख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो संदिग्ध है जिसने बम प्लांट किया रेस्टोरेंट के अंदर और फिर वहां से फरार हो गया बस में बैठकर। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई। लॉरेंस गैंग तेजी से अपने गैंग में बाल सुधार गृहों में बंद नाबालिग बाल अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल कर रहा है। लॉरेंस गैंग इन बाल अपराधियों को गुर्गों के जरिए अपने गैंग में भर्ती करा रहा है और दिन दहाड़े अपराधों को अंजाम दे रहा है। अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर राजस्थान में बाल सुधार गृहों में बंद नाबालिग बाल अपराधी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस गैंग पर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि किस तरह से जो नाबालिग हैं, बाल सुधार गृह में रहते हैं, बंद हैं, उनको टारगेट कर रहा है, यानी उन तक पहुंच रहा है और उनका इस्तेमाल अब इस तरह के अपराधों में करा रहा है लॉरेंस गैंग। तो राजस्थान में बाल सुधार गृहों में बंद हैं ये नाबालिग जो कि बाल अपराधी हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता है लॉरेंस गैंग पर। यह बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और मॉर्निंग प्राइम में बिहार से खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल भागने की फिराक में थे ये दोनों ही शूटर्स और दोनों बाल अपराधियों पर रोहतक में एक व्यापारी की हत्या करके भागने का आरोप है। लॉरेंस गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। दरअसल 2 दिन पहले जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में बाल सुधार गृह से 20 बाल अपराधी फरार हो गए थे, जिनमें एक लॉरेंस गैंग का गुर्गा भी शामिल है। तो नाबालिग शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में बाल सुधार गृह है, यहां से बाल अपराधी 20 थे इनकी संख्या, जो यहां से फरार हो गए थे, जिनमें एक लॉरेंस गैंग का गुर्गा भी शामिल है। तो अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई, इसके लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो बिहार एसटीएफ चल रहा था। इसमें एसटीएफ की टीम, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की टीम और सीतामढ़ी की टीम ज्वाइंट के काम कर रही थी। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इसमें से एक का नाम शहनवाज साहिल है और दूसरे का नाम सुनील कारोलिया है। ये दोनों ही अपराध कर्मी राजस्थान में और हरियाणा में वांछित। अभी संबंधित राज्यों की पुलिस यहाँ आई है, प्रोसीजर है टारगेट डिमांड का, उसको कंप्लीट करेंगे और विधिवत तरीके से हम लोग उनको हैंड ओवर करेंगे। और आइए सीधे जयपुर का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ। भवानी, चौंकाने वाली खबर कि किस तरह से बाल सुधार गृह को टारगेट किया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, और वहां जो नाबालिग बंद हैं बाल सुधार गृह में, बाल अपराधी हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है ये गैंग। देखिए बिल्कुल पंकज, पिछले साल अगर आपको याद हो तो जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग हुई थी। एक जी क्लब के मालिक से जो रेस्टोरेंट और एक होटल था, जिससे 10 करोड़ की फिरौती मांगी, फिरौती नहीं दी तो उसके बाद में गैंग ने फायरिंग की। उस गैंग में फायरिंग करने वालों में एक नाबालिग था। वो नाबालिग बाल अपचारी जब पकड़ा गया तो उसको बाल सुधार गृह भेजा गया। बाल सुधार गृह
ग्रेक अंदर गया, वो लॉरेंस गैंग ने की थी फायरिंग। तो लॉरेंस गैंग का ये नाबालिग गुर्गा जब बाल सुधार गृह में पहुंचा तो इसने बाल अपचारियों से एक गैंग तैयार कर दी, लॉरेंस की गैंग तैयार कर दी। ये लॉरेंस की गैंग, बाल अपचारियों की गैंग को लेकर ये 12 फरवरी को यहाँ से 23 बाल अपचारियों को लेकर बाल सुधार गृह की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। 29 फरवरी को ये रोहतक पहुंचे। रोहतक में व्यापारी सचिन गोदा की इन्होंने हत्या की मां बेटे के सामने, और उसके बाद में वहां से ये फरार हुए नेपाल। भवानी जरा ये बताएं, पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि 20 बाल अपराधी हैं, बाकी ये कहां है, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी मिल पाई है?